नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आने वाला जो है शुभकामनाएं, बधाई, जो भी आप समझो। ठीक है, और इस नए वर्ष में जो है आप नए कीर्तिमान स्थापित करें। और मेरा तो मानना ये है कि जो तुम सब लोग बैठे हुए हो वो राजस्थान की जो भी पेपर आप दो, चाहे AAA का दो या PG का दो, अच्छी रैंक के साथ जो है अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल संडे था और जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पेपर दिया है एग्रोनॉमी का और उसमें आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है ना। चलिए एक बार चेक करते हैं किसका कितना क्या रहा है। ठीक है, एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन थे, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज इनकरेक्ट। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है इन रिलेशन टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान के संबंध में जो है वो कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट चीज क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया है। लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज फर्स्ट सी। लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन फर्स्ट सी, ये सही है। ठीक है, माही धवल एंड माही कंचन वेराइटीज ऑफ मेज विच आर पॉपुलर इन ह्यूमिड साउथर्न राजस्थान, ये भी क्या है आपका सही है। रारी एंड CSWRI लोकेटेड इन सेमी एरिड एस्टर्न प्लेन जोन, सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है आपका जयपुर आता है, दौसा आता है, टोंक आता है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका सही है। राजस्थान क्लासिफाइड इन 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यहां तक की तो क्या है लाइन सही है। एंड स्मॉलेस्ट जोन इज द सब ह्यूमिड साउथर्न प्लेन जोन, ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसका नाम है आपके, ये किसका है सब ह्यूमिड। अगर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4th A और 4th B। सबसे छोटा कौन सा है आपका 4th B, लेकिन इसका नाम क्या है आपका, ये सब ह्यूमिड कौन सा है 4th A है। अगर यहां पर जो है ह्यूमिड साउथर्न आता तब आपका आंसर क्या होता, सही होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा आपका डी होगा। क्लियर है। इसके बाद है विच फोरकास्टिंग टेक्निक इज सुटेबल फॉर क्रॉपिंग पैटर्न, कौन सी टेक्निक जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न के लिए सुटेबल होती है। शॉर्ट भी नहीं होगी, मीडियम भी नहीं होगी, कौन सी होगी लॉन्ग रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सोइल मॉइस्चर एंड क्रॉप प्लांट, मैंने कहा था कि कौन सा वाटर जो है क्रॉप प्लांट और सोइल मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा था कि क्रॉप प्लांट और सोइल मॉइस्चर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ग्रीन वाटर। कौन सा होता है ग्रीन वाटर। और ग्रीन वाटर की अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो किस नेचर का है, शॉर्ट साइकिल। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका शॉर्ट साइकिल। यहां पर जो है 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि निम्बो स्टेटस क्लाउड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, क्या ये सही है क्या? निम्बो स्टेटस क्लाउड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। स्टेटमेंट बी है स्टेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिजल, ये भी क्या आपका सही है। स्टेटमेंट सी कुमुलोनिम्बस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थंडर स्टॉर्म, ये सही है, लेकिन कॉलीफ्लावर शेप इनका नहीं होता है। कॉलीफ्लावर शेप केवल किसका होता है, कुमुलस का होता है। किसका होता है, कुमुलस का। तो यहां पर जो है ए और बी स्टेटमेंट तो क्या है राइट है, लेकिन सी क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है इस प्रकार के क्वेश्चन देने के पीछे मेरा ये रीजन था कि क्वेश्चन जो है आंसर भी यही है, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। राजस्थान प्रीपीसी के अंदर क्वेश्चन कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी हम जो है क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन को पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है इनकरेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट लिखा हुआ है आपके फादर ऑफ एग्रोमेटोलॉजी इन इंडिया इज एल ए रामदास, ये भी क्या है आपका सही है, एल ए रामदास ये। इसके बाद में अच्छा जी कहां चला गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फादर ऑफ एग्रोमेटोलॉजी इन इंडिया कौन है, एल ए रामदास है। फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन है, कोपेन है। फादर ऑफ एग्रोमेटोलॉजी इन वर्ल्ड डीएन वालिया। डीएन वालिया केवल मेटोलॉजी के फादर है, एग्रोमेटोलॉजी का फादर नहीं है। केवल ये जो है किसके फादर है, मेटोलॉजी के फादर है, एग्रोमेटोलॉजी के फादर नहीं है। केवल और केवल एग्रोमेटोलॉजी के फादर जो है वो इंडिया में कहा गया है, और वो भी किसे कहा गया है, एल ए रामदास को। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि फादर ऑफ मेटोलॉजी इन वर्ल्ड, राइट आंसर क्या जाता, डीएन वालिया। फादर ऑफ आर्टिफिशियल क्लाउड सीडलिंग, दैट इज राइट आंसर विंसेंट स्कीफर। इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू टेम्परेचर, कौन सा जो है टेम्परेचर के संबंध में जो है गलत है। यहां पर इनकरेक्ट देखना है। सुटेबल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट रेंजेड बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है आपका राइट आंसर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज -459 डिग्री फ़ारेनहाइट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सही है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है,
देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहां पर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। जीरो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जनरली 0 डिग्री केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। 0 डिग्री केल्विन और 273 डिग्री सेल्सियस। यहां पर यदि मान लीजिए 273 जो है वो माइनस का होता तो ये क्वेश्चन क्या है, सही मानते। सेकंड है आपका बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप, ये भी सही है क्योंकि जितनी भी रबी क्रॉप्स है उनके लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 4.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रबी क्रॉप्स 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तरफ जो है रबी क्रॉप का बताया था और एक तरफ खरीफ क्रॉप का बताया था। एग्रोक्लाइमेटिक जोन लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट, इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड करेक्ट ऑफ बिलो गिवन ऑप्शन। कौन सा जो है वो सही आंसर है जो नीचे दिए गए हैं उसमें। सर रबी मेज और खरीफ मेज में किसी की इल्ड ज्यादा होगी, रबी मेज की जो है इल्ड ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मान लीजिए हम खरीफ सीजन के अंदर मेज को ग्रो करते हैं तो खरीफ सीजन के अंदर रेनफॉल ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होगी तो मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो वीड का जर्मिनेशन ज्यादा होगा, पहला केस। सेकंड चीज, अगर रेनफॉल ज्यादा है, खरीफ सीजन है, तो वीड तो ज्यादा हो गए, वीड तो ज्यादा हो गए यानी वीड ने कंपीट किया, पहला केस। सेकंड केस क्या है कि अगर मॉइस्चर अगर ज्यादा होगी तो लगने वाली जो फंगस है, फंगल डिजीज है, वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये चीज क्लियर है। तो इस वजह से खरीफ मेज की इल्ड क्या होती है, कम होती है, जबकि रबी मेज की इल्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सा जो है वो राइट है, बिलो गिवन ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। प्लानिंग कमीशन इनकरेक्ट आना चाहिए था ना यहाँ पर। एग्रोक्लाइमेटिक जोन लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवार, विच वन इज इनकरेक्ट आएगा यहाँ पे, विच वन इज इनकरेक्ट ऑफ बिलो गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन, हाँ प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 15 है, ये भी सही है। आईसीआर के अकॉर्डिंग 129 है, ये भी सही है। नारप के अकॉर्डिंग 127 है, ये भी सही है। लेकिन नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, इन्होंने किसका दिया था, एग्रो इकोलॉजिकल जोन का दिया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपने ये लिखा है तो हम बोनस इसके लिए डिमांड करेंगे। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कितने दिन की होती है, 3 से 10 दिन की होती है। शॉर्ट डेज प्लांट अंडरगो फ्लावरिंग व्हेन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है कि शॉर्ट डेज प्लांट अंडरगो फ्लावरिंग, शॉर्ट डे जो है कब फ्लावरिंग में जाते हैं, जब डे लेंथ कितना होना चाहिए, 14 आवर से, सॉरी 10 आवर से कम होना चाहिए। शॉर्ट डे कब फ्लावरिंग कर जाते हैं, 10 आवर से कम हो। अब 10 आवर से अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि नाइट की जो लेंथ है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस केस के अंदर शॉर्ट डे जो प्लांट है उनके लिए नाइट लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि डे लेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी। तो नाइट लेंथ एक्सीड देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में है इन इस क्लाउड इज, यहां पर जो है डेफिनेशन है इट इज आता है यहां पर, है ना, ये इन नहीं है। इट इज क्लाउड इज अ dense saples and rancid layer which cause steady and continuous rain during the monsoon। देखो वर्ड आ रहा है स्टेडी और कंटिन्यूअस रेनफॉल। स्टेडी और कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए कौन है, निम्बो स्टेटस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन हाइट इंक्रीज 1000 मीटर, 1000 मीटर मींस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। लेकिन मैंने कहा था कि यदि मान लीजिए 1 किलोमीटर नहीं हो तो आपसे पूछा जाएगा 1000 फीट, और 1000 फीट केस के अंदर आपसे फारेनहाइट में पूछा जाएगा, यानी 3.5 डिग्री फारेनहाइट। 3.5 फारेनहाइट टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन इंक्रीज हाइट 1000 फीट, यानी ये दोनों तो आपके क्या है, राइट है। लेकिन थर्ड है 3.5 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर डिक्रीज व्हेन हाइट इंक्रीज 1 किलोमीटर, ये तो क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि हाइट यदि 1000 फीट में इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर मैंने बताया था 3.5 डिग्री फारेनहाइट डिक्रीज होगा, ठीक है। यदि 1 किलोमीटर हाइट जा रही है तो डिग्री सेल्सियस में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट नोन एज अ थर्मल इन्वर्जन, इसको हमने कहा था कि लेफ्ट रेट का जो इनवर्स है वो क्या है आपका, थर्मल इन्वर्जन है। तो राइट आंसर इसका कौन सा जाएगा, सी।
विच वन इज नॉट रिलेटेड टू लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन क्रॉप प्लांट, कौन सा जो है लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्रॉप प्लांट पर नहीं है? सफोकेशन, ये भी है, क्योंकि मान लीजिए जब आइस की कोटिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सफोकेशन। फ्रीजिंग भी है, हीविंग, मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ स्टेम, उसके अलावा स्टेम गर्डलिंग, स्टेम गर्डलिंग जो है इसका नहीं है, चाहे स्टेम गर्डली हो, स्कॉर्चिंग हो, सन स्केल्ड हो, ये सब किसके? आपके हाई टेम्परेचर के हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज इफ द वेट, हाँ ये वाला क्वेश्चन वापस, इसके अंदर जो है सी ऑप्शन स्टेम गर्डलिंग राइट जाएगा। हीविंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे कि आपके सोइल सरफेस है, इस सोइल सरफेस के अंदर जो है यहाँ पर मॉइस्चर था, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो ये मॉइस्चर भी जो है आइस की कोटिंग के रूप में चला जाता है। जब मान लीजिए यहाँ पर मॉइस्चर जो प्रेजेंट थी वो आइस की कोटिंग में हो जाती है, तो ये क्या करती है? फोर्स क्रिएट करती है। फोर्स की वजह से जो स्टेम होता है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, यानी प्लांट जो है आपके अपर साइड में अपलिफ्ट करता है। इसको हम बोलते हैं हीविंग या फिर मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑफ प्लांट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। सपोज इफ द वेट ऑफ एयर सैंपल इंक्लूडिंग वाटर वेपर, यहां पर जो है क्या है? एयर भी है और साथ में क्या है आपका? वाटर वेपर भी है, ठीक है। यहां पर जो है क्या है? एयर भी और वाटर वेपर भी है। तो एयर और वाटर वेपर का कितना है वेट? एयर और वाटर वेपर का कितना है? 2000 ग्राम। कितना है? 2000 ग्राम है, ठीक है। इसके बाद है एंड द वेट ऑफ वाटर वेपर इज 0.5 kg, और वाटर वेपर जो है उसका कितना है? 0.5 kg है। कितना है? 0.5 kg। अब इसके लिए हम कौन सी ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर केजी, या फिर ग्राम पर ग्राम, या फिर केजी पर केजी, किसी में भी आए, लेकिन यहां पर जो है क्या होगा? ऊपर नीचे दोनों जगह मास होगा, दोनों जगह वेट होगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो ऊपर तो क्या आएगा? 0.5 kg। क्या आएगा? 0.5 kg डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाई 2 kg कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यूनिट क्या क्या है? यहां पर ग्राम में पूछा गया है। दोनों यूनिट जो है आपको कन्वर्ट करना था। अगर मान लो हम 0.5 kg को ग्राम में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? यानी 500 ग्राम। नीचे कितने ग्राम है आपके? 2000 ग्राम है। 20 से 20 क्रॉस, कितने बार? 1 बार। इसको अगर डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 0.25। ऊपर क्या है? ग्राम, नीचे क्या है? ग्राम। वैल्यू क्या जाएगी? ग्राम पर ग्राम। राइट आंसर क्या जाएगा? 0.25 ग्राम पर ग्राम। हाँ जी पूछिए। मैंने यूनिट बताई थी, लेकिन आप कोई सी भी यूनिट जो है यहाँ पर फिट नहीं हो रही होगी। आप देख लेना इसको सोल्व करके। यहां पर जो है दोनों जगह मास आना चाहिए, ऊपर भी मास आना चाहिए, नीचे भी मास आना चाहिए। जब मैंने आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको ग्राम पर केजी मेंशन हो सकता है ग्राम पर ग्राम में भी दे रखा हो, केजी पर केजी में भी दे रखा हो, या ग्राम पर केजी में भी दे रखा हो, या केजी पर ग्राम में भी दे रखा हो, ठीक है। ग्राम पर केजी यूनिट है, लेकिन आपको फॉर्मूला को देखो एक बार। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, यही मेंशन कर रखा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या यहाँ पर यूनिट का खेल दिया गया है क्या? आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इस क्वेश्चन देने का पीछे का रीजन यही था कि आपको जो है ऐसी जब कंडीशन हो तो आपको टर्म को समझ, उसके फॉर्मूले पे जाना है। बोनस नहीं मिलेगा, ये अपनी मन की सांत्वना है आपके लिए। क्या चल कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मेरा ये मानना है मार्क्स जो है ना वो नॉलेज का लेवल को इंडिकेट नहीं करता है कि आप में कितना नॉलेज है, ठीक है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए। आपकी फर्स्ट रैंक आई है या लास्ट रैंक आई है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो आपका क्लियर होना चाहिए। आपका जो फाइनल पेपर है वो प्री पीजी का है, वहां पर आपको इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं भाई। हाँ एक और बार समझाते हैं। देखो यहां पर है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, यही है। मास ऑफ वाटर वेपर कितना दे रखा है आपको? 0.5 kg, 0.5 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर प्लस वाटर वेपर कितना दे रखा है आपको? 2000 ग्राम दे रखा है।
ठीक है, आपने सुना होगा कि 1 केजी की अगर हम बात करते हैं तो कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। यदि मैं लिखूं इसका 0.5 केजी यानी आधा किलो हो गया, आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम। इस 0.5 केजी की जगह मैं 500 ग्राम लिख सकता हूं। नीचे कितने हैं? 2000 ग्राम है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गई, ऊपर कितना बचा? 5। नीचे कितने बचे? 20 बचे। 5 का 20 में कितनी बार जाता है? 4 बार। ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है। 4 का 1 के अंदर अगर हम 4 का डिवाइडेशन करते हैं तो कितना आता है? 0.25 आता है। तो 0.25 ग्राम पर ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा था। हाँ जी बोलो। हाँ बोल अमन बोल। शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिसंबर को है, जबकि लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? 21 जून है। ठीक है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ मिनिमम थर्मोमीटर -42 +50 डिग्री सेल्सियस क्या है आपकी? ये वाला आंसर राइट हो जाएगा सी। विच वन इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एटमोस्फेयर कंपोजिशन ऑन परसेंट बाय वेट बेसिस? यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेट बेसिस पे, न कि वॉल्यूम बेसिस में। मैंने आपको दो चीजें लिखाई थी, एक तरफ परसेंट वॉल्यूम और एक तरफ परसेंट वेट लिखाया था। ठीक है, नाइट्रोजन जो है 78.08%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना? 20.93%। आर्गन कितना? 0.93%। CO2 कितना? 0.03%। लेकिन यदि परसेंट बाय वेट की बात करते हैं तो 75.52%, 23.14%, 1.282% और 0.045%। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि वेट बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन जो है विच वन इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एटमोस्फियर कंपोजिशन परसेंट वेट बेसिस? नाइट्रोजन राइट है, ऑक्सीजन CO2 राइट है। ठीक है, ऑक्सीजन राइट है, लेकिन आर्गन जो है 1.282 आना चाहिए था। यहां पर क्या लिखा है? 0.93। ये आपका परसेंट वॉल्यूम बेसिस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखकर लगा होगा कि यार ये 2 से 8 mm जो है राइट होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन बिटवीन ppm प्रेजेंट इन द 20 to 40 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, लेकिन जो है ppm लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है याद रखना चाहिए कि ppm को 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम भी होता है, और ppm को परसेंट में कन्वर्ट करने का भी फंडा मैंने आपको बताया था। तो आपका 2 से 8 मिलीग्राम भी राइट है, आपका 0.0002 भी राइट है। ठीक है, 2 ppm से 8 ppm भी राइट है, इसलिए आंसर क्या जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ठीक है, चलिए, टेम्परेचर ऑफ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का टेम्परेचर जो है वो कौन सा है? मैंने कहा था -100 डिग्री सेल्सियस, -148 डिग्री फ़ारेनहाइट और 173 डिग्री केल्विन। ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैलोरी सेंटीमीटर क्यूब, भैया सेंटीमीटर क्यूब में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो है एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, वोट पर सेंटीमीटर, ये तो कोई फंडा हुआ ही नहीं। एरिया जो है सेंटीमीटर में नहीं आता, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या फिर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ये भी क्वेश्चन जो है गलत है। कैलोरी सेंटीमीटर, लेंथ की तो बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब 3 ऑप्शन जो कट गए, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बचा हुआ होगा। ठीक, मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो इसका मतलब ये है, जब आप पढ़ाते हैं तो आप सोचते होंगे कि यार वैल्यू अपन को याद रखना है, इसके पीछे का फंडा याद नहीं रखना है।
इस प्रकार के क्वेश्चन देने के पीछे मेरा एक रीजन था, क्योंकि आप उस लेवल के लिए तैयार हो। यदि पेपर मान लीजिए कंसेप्चुअल पूछा गया है, तो आप जो तैयारी कर रहे हो और जो ऐसे नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यहाँ पर जो है कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था आपको। यदि आपको यूनिट पता थी, एरिया अगर आपको मेंशन था, तो जहां जहां एरिया नहीं है वो तो वैसे ही कट हो जाता। ठीक है, चलिए, हाँ जी बोलिए। कौन सा 61 61 चलिए, विच वन इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू एग्रोक्लाइमेटिक जोन। यहां पर जो है ये आंसर गलत दे रखा है इन्होंने। ए लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज फर्स्ट सी। ये जो है यहां पर आंसर गलत दे रखा है। इसका आंसर जो है आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ये क्यों होगा इसका देखिए, यदि हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं राजस्थान के लिहाज में, तो याद रखना है कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट सी है, जहां से हमारे भाटी जी आते हैं, जैसलमेर वाला है ना भाटी जी, बीकानेर और जैसलमेर वाला फर्स्ट सी है। इसके बाद में अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो कौन सा है, फोर्थ बी है। कौन सा है, फोर्थ बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न वाला बोलते हैं, सदर्न ह्यूमिड जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर यहां पर हम कहें कि माही धवल और माही कंचन, ये भी कहां पर ग्रो की जाती है, इसी में की जाती है, क्योंकि माही नदी कहां से गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से गुजरती है। तो विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है वो असत्य होगा, फर्स्ट वाला राइट है, लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज फर्स्ट सी, ये भी राइट है आपका। माही धवल एंड माही कंचन वेराइटीज ऑफ मेज है विच आर पॉपुलर इन ह्यूमिड साउथर्न जोन, यानी ये भी सही है आपका। रारी एंड CSWRI, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन, ये भी सही है, क्योंकि जयपुर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके, थर्ड ए के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान क्लासिफाइड इन 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, यहां तक की तो कहानी सही थी, लेकिन स्मॉलेस्ट जोन इज अ सब ह्यूमिड साउथ प्लेन। सब ह्यूमिड साउथ प्लेन इसका नाम नहीं है, इसका नाम क्या है आपका, साउथ ह्यूमिड है। सब ह्यूमिड जो है आपके मेवाड़ वाले का नाम है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वो डी जाएगा। आंसर की में थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहाँ पर जो है कौन सा मान रखा है, लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज फर्स्ट सी। चलिए, अच्छा लगा मेरे को भी। इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। फोर्थ बी जो है सब ह्यूमिड में आता है, फोर्थ बी सब ह्यूमिड में नहीं आता है, सब ह्यूमिड में फोर्थ ए आता है। फोर्थ बी का नाम केवल ह्यूमिड साउथर्न जोन है, जिसके अंदर आपके वागड़ आता है। ठीक है, चलिए, स्मॉलेस्ट फोर्थ बी है, बी में वागड़ आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आता है। क्या हुआ भाटी जी, हैंगओवर तो नहीं हो रहा है, हैं? चलिए कोई ना। तो आगे जब भी पेपर हो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से रखना, कभी कभी मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। चलिए, यार सुनो 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 सुनो, शांत रहो। क्वेश्चन पेपर क्या बाहर से था क्या, एक भी क्वेश्चन बाहर से था क्या, नहीं था ना? मतलब क्या होता है, सबको यही उम्मीद थी कि राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन बनेगी, वसुंधरा राजे सिंधिया, यही था ना? ठीक है, यही था, तो किसको बनाया, भजन लाल जी को। सबको ये लग रहा था कि बहुत सारे बाबा बालकनाथ, इनको बढ़िया बढ़िया पद मिलेंगे, मंत्री, लेकिन स्थिति क्या हुई, हुई। तो क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, चलिए, अब वो जमाना गया भाई, जो पहले राइस का साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, ओराइजा से हुआ। आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल और टेंशन बताना सर, वापस बता देंगे इसको भी, है ना? चलिए, पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, या अगला हम कहें वाटर रिक्वायरमेंट। थोड़ा वाटर रिक्वायरमेंट। चलिए, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए। वाटर रिक्वायरमेंट आपने कई बार सुना होगा, और जैसा कि आप सभी को पता है, एक सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको एक सिंपल वे में समझना। मान लीजिए आपका क्या है, फील्ड है, क्या है,
फील्ड है। इस फील्ड के अंदर आपको जो इरिगेशन देना है वो किससे देना है? केनाल से देना है, नहर के द्वारा क्या करना है आपको? इरिगेशन देना है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वाटर क्या हो गया आपका? केनाल हो गया। आपने क्रॉप कहां ग्रो करनी है? इस फील्ड के अंदर ग्रो करनी है। इस क्रॉप के अंदर जो है, चाहे वो फील्ड प्रिपरेशन की बात हो, ठीक है, या मान लीजिए इसके अंदर और भी कोई ऑपरेशन हो, चाहे राइस ग्रो कर रहे हैं तो पडलिंग की बात हो, कई सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, पहला वर्ड, किसी भी क्रॉप को एक पर्टिकुलर फील्ड में फील्ड प्रिपरेशन से हार्वेस्टिंग तक तो कितना वाटर चाहिए वो भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जहां से हम सोर्स हैं वहां से जो वाटर ला रहे हैं उसमें होने वाले लॉसेस भी क्या है? इंक्लूडेड है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप फ्रॉम फील्ड प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग, कहां से? फ्रॉम देयर सोर्स, उसके सोर्स से उसको, उस फसल को जो है फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायर्ड है, वो क्या कहलाता है? वाटर रिक्वायरमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाटर रिक्वायरमेंट। एक आपने टर्म सुना होगा वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी केवल ये होता है कि यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना वाटर यूज कर रहे हो, वो है आपकी वाटर यूज इफिशियंसी। लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जहां आपका इरिगेशन का सोर्स है, उस सोर्स से लेकर उस पर्टिकुलर क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक जितने वाटर की रिक्वायर्ड होगी वो आपका क्या कहलाता है? वाटर रिक्वायरमेंट कहलाता है। यहां तक समझ में आया क्या? क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप फ्रॉम देयर फील्ड प्रिपरेशन टू हार्वेस्टिंग फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ इरिगेशन इज नोन एज अ वाटर रिक्वायरमेंट। इसे क्या कहा जाता है? वाटर रिक्वायरमेंट कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? चलिए एक बार पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ वाटर which is required for a crop from field preparation to harvesting from their source of इरिगेशन। यानी जहां से सोर्स ऑफ इरिगेशन है वहां से उस पर्टिकुलर क्रॉप को अपनी फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक कितने वाटर की रिक्वायर्ड है वो कहलाता है आपका वाटर रिक्वायरमेंट। एक बार लिखो मत, एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ WR। WR का मतलब क्या है? वाटर रिक्वायरमेंट। दो प्रकार से वाटर रिक्वायरमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कर सकते हैं डिमांड बेसिस और एक कर सकते हैं सोर्स बेसिस, सोर्स बेसिस और एक कर सकते हैं हम डिमांड बेसिस। एक बार समझना, यदि हम बात करते हैं सोर्स बेसिस, वाटर रिक्वायरमेंट किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? सोर्स के बेसिस पे। सोर्स का बेसिस का मतलब ये है कि कोई क्रॉप प्लांट हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ग्रो कर रखा है, तो उसको टोटल वाटर की जितनी आवश्यकता है उसके लिए सोर्स क्या है, यानी पानी कहां से आ रहा है, उसके बेसिस पे वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ी समझने की कोशिश करना। देखिए सोर्स की जब भी हम बात करते हैं तो सभी क्रॉप प्लांट के लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? आपकी प्राइम सोर्स तो क्या है आपका? रेनफॉल है। मान लीजिए रेनफॉल होती है कितनी? 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm। लेकिन इस 1000 mm का केवल 300 mm पानी जो है कौन यूज करता है? आपका क्रॉप प्लांट। जबकि 700 mm वाटर जो है क्या हो जाता है? रन ऑफ के रूप में लॉस हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की रेनफॉल को हम बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव रेनफॉल। जिस तरीके से मैंने आपको इफेक्टिव रेनी डे बताया था उसी की तरह क्या टर्म होती है? इफेक्टिव रेनफॉल। अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेनफॉल दैट इज यूटिलाइज्ड बाय अ क्रॉप प्लांट, यानी जितनी बारिश हुई है उस बारिश का कितना पोर्शन क्रॉप प्लांट ने यूज किया है वो क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेनफॉल। तो पहला सोर्स तो क्या हो गया आपका? इफेक्टिव रेनफॉल हो गया। ये चीज क्लियर है? सेकंड सोर्स ये हो सकता है कि मान लीजिए पहले कभी बारिश हुई हो और वो बारिश जो है, उस बारिश का पानी जो है कहां पर स्टोर हो रखा हो? सोइल प्रोफाइल में हो। कहां पर हो? सोइल प्रोफाइल, यानी मृदा परिच्छेदिका के अंदर जो है वो वाटर स्टोर हो, तो वो भी क्रॉप प्लांट को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टोर वाटर इन सोइल प्रोफाइल या सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये एक क्रॉप है जिसका नाम है राइस। ठीक है, माना कि ठीक है, इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो मान लीजिए 1000 mm है। कितनी है? 1000 mm है एक हेक्टेयर के अंदर ग्रो करने के लिए। बारिश जो हुई उसका केवल 200 mm वाटर ही जो है इसने यूज किया है, यानी इफेक्टिव रेनफॉल के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है? 200 mm। यहां पर जब
सोइल प्रोफाइल की बात करते हैं तो सोइल प्रोफाइल में कितना स्टोर था 100 mm, ठीक है। तो इसको हमें इरिगेशन के द्वारा कितना और वाटर देना होगा, समझ में नहीं आया ये केस, एक बार और समझना, आप लोगों के तोते उड़ गए, ठीक है। एक मान लीजिए कोई क्रॉप प्लांट है जिसका नाम है राइस, ठीक है। इस राइस की जो WR है, वाटर रिक्वायरमेंट है, वो कितनी है 1000 mm है। यहां पर जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो रेनफॉल हुई है 500 mm। कितना हुआ है 500 mm। लेकिन क्रॉप प्लांट ने जो यूज किया है वो कितना किया है 200 mm, यानी इफेक्टिव रेनफॉल कितना हो गया आपका 200 mm। इसकी जो सोइल प्रोफाइल थी, इसकी जो मृदा परिस्थितिका थी जिसके अंदर वाटर स्टोर था, वो कितना था 100 mm, यानी सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन कितना था 100 mm। अब मैं बात करता हूं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमें आर्टिफिशियल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर कितना करना पड़ेगा 700 mm। कितना करना पड़ेगा 700 mm। यदि हम इन तीनों को फॉलो करते हैं तो जो सोर्स है वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। क्लियर है, जितनी वाटर रिक्वायर्ड थी वो यहां पर फुल हुई या नहीं हुई। 200 mm किससे मिल गया, इफेक्टिव रेनफॉल से। 100 कहां से मिल गया, सोइल प्रोफाइल में जो वाटर स्टोर था। उसके बाद में हमने 700 mm किससे दिया, इफेक्टिव रेनफॉल से। ये चीज क्लियर हुई। तो यदि मैं यहां पर लिखूं कि वाटर रिक्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन यदि हम सोर्स बेसिस पे करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाटर रिक्वायरमेंट WR बराबर वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ER का मतलब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल, प्लस SP यानी सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, प्लस IR यानी इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वेहर हम यहां पर लिख सकते हैं जिसका मतलब है ER का मतलब इफेक्टिव, अभी हम समझेंगे इफेक्टिव रेनफॉल को भी और थोड़ा डिटेल से। SP की बात करते हैं तो सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन। सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो आप, स्टोर है, वेरी गुड। IR का मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवेज, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो सोर्स बेसिस क्या निकल जाती है हमारी, वाटर रिक्वायरमेंट निकल जाती है। ये चीज क्लियर है। अब क्रॉप प्लांट को वाटर मिल चुका है, लेकिन ये वाटर किसके लिए यूज किया गया, इसकी डिमांड क्या है, किस लिए क्रॉप प्लांट इसका यूज कर रहे हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जब भी हम किसी क्रॉप प्लांट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल वाटर होता है, उस टोटल वाटर का लगभग 99% वाटर का यूज किसमें हो जाता है, इओपोट्रांसपिरेशन में होता है। किसमें होता है, इओपोट। और महज केवल 1% या 1% से कम वाटर का यूज जो है किसमें होता है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। किसमें होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होता है, यानी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस या जो भी एंजाइमिक एक्टिवेशन होते हैं उनके अंदर होता है। तो यदि मैं बात करूं, आपने एक वर्ड सुना होगा CU। CU का मतलब क्या होता है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो है, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, CU लिख सकते हैं। कंजप्टिव यूज का मतलब है कि वाटर विच इज यूटिलाइज इन द इओपोट्रांसपिरेशन प्लस यूटिलाइज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ क्रॉप प्लांट। इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, कंजप्टिव यूज। लेकिन दोस्तों एक और टर्म होती है CU, ठीक है। उस CU का मतलब होता है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। क्या होता है, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। आपने सुना होगा हिंदी के अंदर दो शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, कंजक्टिव उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप उसको छोड़िए। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए किसी स्थान पर कौन सा वाटर है, पुअर वाटर है, जिसकी क्वालिटी इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इस पुअर वाटर के साथ यदि हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, पुअर वाटर के साथ यदि हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव यूज बोलते हैं। जबकि कंजप्टिव का मतलब कंजप्शन हो रहा है। कंजप्शन का मतलब क्या है, इओपोट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी दोनों के अंदर जो लॉसेस होते हैं या जो वाटर यूटिलाइज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्टिव यूज बोलते हैं। यहां पर जाना है, कंजप्टिव यूज बोलते हैं। कंजक्टिव यानी दो चीजों को हमें जोड़ना है, यानी पुअर वाटर का यूज जब हम फ्रेश वाटर के साथ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव यूज। कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। पुअर वाटर का मतलब जैसे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, बोरोन कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है। अभी हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर, पूरा क्लासिफिकेशन है इसका। यहां तक समझ में आया क्या। इसके बाद में मान लीजिए हमारा जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर सोइल कैसी है, साल्ट सोइल है, या साल्ट कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, ठीक है। साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में वाटर का एप्लीकेशन करेंगे, जिससे कि ये साल्ट कहां चले जाएंगे, बिलो क्रॉप रूट जोन चले जाएंगे, ठीक है। या मान लीजिए हम किसको ग्रो कर रहे हैं, राइस को ग्रो कर रहे हैं, तो राइस को ग्रो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पडलिंग करनी पड़ती है।
क्या करना पड़ता है, पढ़ने। तो यहाँ पर डिमांड की बात की जा रही है, तो एक तो हो गया भाई क्रॉप का यूटिलाइज करने के लिए, यानी किसके लिए, कंजप्टिव यूज के लिए, पहला केस। दूसरा केस स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, हो सकता है पडलिंग हो उसके अंदर या और भी कोई ऑपरेशन हो उसके लिए हो सकता है। और तीसरा क्या है, आपके साल्ट्स को रिमूव करने के लिए, अगर साल्ट कंसंट्रेशन या सेलाइन सोइल है तो। यानी यहाँ पर किसी भी क्रॉप के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट यदि हम डिमांड बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो डिमांड बेसिस पे 3 तरीके की यूटिलाइजेशन, कौन कौन सा, कंजप्टिव यूज वाला जिसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व है, स्पेशल ऑपरेशन के लिए, और किसके लिए, रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन सोइल या मान लीजिए साल्ट अफेक्टेड सोइल को रिक्लेम करने के लिए। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिमांड बेसिस पर यदि हम वाटर रिक्वायरमेंट को लिखें तो क्या लिख देंगे, डिमांड बेसिस पे या तो ईटी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, प्लस water required for special operation plus removal of salt। रिमूवल ऑफ साल्ट जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी सोइल कैसी है, या फिर इस सेम प्रोसीजर को हम ऐसे लिख सकते हैं, CU प्लस स्पेशल ऑपरेशन प्लस रिमूवल ऑफ साल्ट, ठीक। कंजप्टिव यूज जो मैंने यहां पर यूज किया है वो किसके लिए किया है, कंजप्टिव यूज किस किस के लिए किया है, ईटी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जगह मैंने क्या यूज किया है, कंजप्टिव यूज का यूज किया है। ये चीज क्लियर है क्या। यहां पर 2 इक्वेशन है, यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, AAO 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पीएचडी एग्रोनॉमी का जो पेपर था वहां से भी इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाटर रिक्वायरमेंट ऑन सोर्स बेसिस की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ER प्लस SP प्लस IR। ये क्या है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट, किसके बेसिस पे है, सोर्स बेसिस। डिमांड बेसिस यानी वाटर की डिमांड कहां है, किस लिए है, तो पहली डिमांड तो इवापोट्रांसपिरेशन के लिए, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, स्पेशल ऑपरेशन के लिए, अगर सेलाइन सोइल है तो साल्ट्स को रिमूव करने के लिए। इन दोनों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज प्लस SO मैंने लिख दिया स्पेशल ऑपरेशन, और ROS का मैंने लिख दिया रिमूवल ऑफ साल्ट्स के लिए, ठीक है। डिमांड बेसिस पे पूछे जाए तो ये, सोर्स बेसिस पे पूछी जाए तो ये दोनों को जोड़ के अभी हम बात करेंगे इस पर। यहां पर समझ में आया क्या, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब 2 इक्वेशन बराबर हो, दोनों तरफ अगर चीजें सेम हो तो उनको हम बराबर में रख सकते हैं। यहां भी क्या है आपका वाटर रिक्वायरमेंट, यहां भी क्या है आपका वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे। और सोर्स बेसिस पे क्या होता है फॉर्मूला, या इक्वेशन क्या है, ER प्लस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर होगी, आपके कंजप्टिव यूज लिख रहे हैं हम सिंपल में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन के लिए और रिमूवल ऑफ साल्ट्स के लिए, ठीक। ये जो सेकंड इक्वेशन है, यहां पर क्या लिखा हुआ है आगे, WR। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, WR भी लिख सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर जो है इसकी जगह लिख दिया WR, क्या लिख दिया, WR। इस वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, स्पेशल ऑपरेशन प्लस IR। इसको जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, WR बराबर ER प्लस SP प्लस IR, लिख सकते हैं क्या ऐसे। यहां पर मैं एक चालाकी कर रहा हूं, इस IR को इधर लेके जा रहा हूं और इस WR को इधर लेके जा रहा हूं। या फिर मान लीजिए यहां पर ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, उठाता हूं और इस साइड लेके आ जाता हूं। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस का ER प्लस माइनस का SP माइनस का SP बराबर IR। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या। ये प्लस का था, इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। ये प्लस का था, इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि IR बराबर WR माइनस ER माइनस SP, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WR माइनस ER प्लस SP, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या यहां तक। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई क्रॉप है जिसका नाम था राइस, और राइस के लिए वाटर रिक्वायरमेंट थी कितनी, 1000 mm।
रेनफॉल हो रही थी कितनी 500 mm, लेकिन क्रो प्लांट कितना यूज कर रहा था 200 mm क्या था आपका इफेक्टिव रेनफॉल। सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन जो था वो कितना था 100 mm था। मैंने आपसे कहा था कि आप कैलकुलेट करके बताओ कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो आपने चालाकी दौड़ाई और 500 को और इसको 100 को जोड़ दिया, सॉरी 200 को और 100 को जोड़ दिया और किस में से माइनस कर दिया 1000 में से। 1000 इसके लिए क्या थी अभी वाटर रिक्वायरमेंट था, 200 क्या था इसके लिए इफेक्टिव रेनफॉल था, 100 mm क्या था इसके लिए एसपी यानी सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन था। मैंने क्या कैलकुलेट कराया था आपसे इरिगेशन रिक्वायरमेंट, आपने कुछ भी नहीं सोचा था और क्या किया था इन दोनों को जो है माइनस कर दिया था, ठीक है, और क्या निकाल लिया था आईआर निकाल लिया था। यही चीज मैंने यहां पर लिखा है आईआर बराबर डब्ल्यू आर माइनस ई आर माइनस एसटी। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये इक्वेशन जो है पीएचडी एग्रोनॉमी का जो अभी 2023 में पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इक्वेशन इज राइट इन रिलेशन टू इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन जो है 2018 का डबल का एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था। कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि जितनी क्रॉप को अमाउंट की रिक्वायर्ड है उसमें इफेक्टिव रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन कितना है और सॉइल प्रोफाइल का कंट्रीब्यूशन कितना है, उन दोनों को यदि आप माइनस कर देते हो तो क्या निकल जाता है इफेक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल जाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी अमाउंट ऑफ टोटल वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप प्लांट मींस water requirement excluded effective rainfall and soil profile contribution is known as a irrigation requirement। यानी जितनी क्रॉप को आवश्यकता है उस वाटर में से यदि हम इफेक्टिव रेनफॉल और सोइल प्रोफाइल के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे लिए क्या निकल जाता है इफेक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अंग्रेजी में बोले तो अमाउंट ऑफ टोटल वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप प्लांट एक्सक्लूडेड किस किस को इफेक्टिव रेनफॉल एंड सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन इज नोन एज इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर इसका पता लगेगा कि पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो है पर्टिकुलर वाटर रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। बस ये आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेशन से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बिल्कुल फिक्स है, जैसे शुगर केन का फिक्स है 1500 से 2500 हेक्टेयर एमएम है, ठीक है, आपके राइस का फिक्स है 900 से 2500 एमएम है, ठीक है, आपके कॉटन का फिक्स है 700 से 1300। बस अगर क्वेश्चन में दे रखा है इफेक्टिव रेनफॉल इतना है सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन इतना है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। यहां तक की कहानी में आपको 3 चीजें याद रखना है, एक और बार रिवाइज कर देते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि मान लीजिए क्रॉप यहां पर है, इरिगेशन कहीं 2 किलोमीटर दूर है, सोर्स जो है 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां से इस क्रॉप को अपनी फील्ड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितने वाटर की रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाता है आपका वाटर रिक्वायरमेंट। हो सकता है वहां से जब हम वाटर लेकर आ रहे हैं तो परकोलेशन लॉसेस भी हो सकते हैं, कन्वेंस लॉसेस भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन लॉसेस भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होगी उसमें इंक्लूडेड होगी। डेफिनेशन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड कितने पानी की आवश्यकता है फॉर अ क्रॉप एक फसल के लिए, फ्रॉम फील्ड प्रिपरेशन खेत को तैयार करने से लेकर टू हार्वेस्टिंग फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ये वाली लास्ट वाली लाइन को भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट 2 बेसिस पे, सोर्स बेसिस पे, डिमांड बेसिस में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आपको ध्यान देना है। सोर्स बेसिस दिमाग में दौड़ाना है कि पानी कहां से ला सकते हैं, हो सकता है कि जितनी बारिश हुई उसमें से जितना वाटर यूज होगा वो क्या है आपकी इफेक्टिव रेनफॉल। एसपी यानी हो सकता है कि सोइल प्रोफाइल ने कुछ स्टोर कर रखा होगा। आईआर यानी अगर मान लीजिए पानी की कमी है तो हमने कितना आर्टिफिशियल एप्लीकेशन किया, वो क्या है आपका आईआर, ठीक है। इसको अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो क्या निकल जाता है सोर्स बेसिस। डिमांड बेसिस की बात करते हैं, किसके लिए आवश्यक है, क्या डिमांड है, ईटी यानी 99% वाटर का लॉस किसमें होता है ईटी के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में 1% या उससे कम होता है, प्लस स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मतलब यूज, यहां पर कंसेप्टिव यूज यानी कि अरे भाई सोइल के अंदर मान लीजिए 100% वाटर है तो 99% वाटर तो किस में चला गया इवापोट्रांसपिरेशन में, और 1% का यूज हमें यूज करना चाहिए। लॉस हम बोल रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर बोल सकते हैं, यूज ऑफ वाटर बोल सकते हैं, दोनों सेम है। ईटी के अंदर हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हो गया स्पेशल ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हम राइस लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें पडलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ साल्ट ये जो है ऑप्शनल है, अगर सेलाइन सोइल है तो वहां पर आपको ये मिलेगा वरना ये ऑप्शन में नहीं होगा। ईटी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हमने क्या बोल सकते हैं कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव अलग चीज है, पुअर प्लस फ्रेश वाटर, हम जब क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ेंगे वहां पर उस टर्म को याद रखेंगे। यहां तक समझ में आया। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल में लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपकी सोर्स बेसिस हो गई, वो डिमांड बेसिस होगी। डिमांड बेसिस के लिए मैंने वर्ड यूज कर लिया WR, ER प्लस ST प्लस IR। मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया, WR को यहाँ लिख दिया, बाकी इक्वेशन को यहाँ का यहाँ रखा, ठीक है। इसके बाद WR
इसको अगर हम इधर लेते आते हैं तो ER प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। SP प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर में क्या है आपका, IR है। इसको थोड़ा सा चेंज किया, IR को यहां रखा और बराबर वाली चिन्ह को इधर कर दिया, ठीक है। IR WR माइनस जो है, इन दोनों की जब आपने बचपन में सुना होगा, गणित पढ़ा होगा, तो जहां पर सेम चिन्ह होते हैं उनको हम एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी WR माइनस ER प्लस SP। आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो ये राइज वाला जो एग्जाम्पल है माइंड में सेट कर लेना कि किस तरीके से हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? एक बार आप फटाफट इन दोनों चीजों को लिखिए, फिर हम कुछ वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं, समझ में आया क्या बच्चों? सौ, कनिका, लक्ष्य, मोहित, प्रिया, विक्रम, पारुल, पूनम, तमन्ना, दिव्या, सविता, बहुत सारे लोग हैं। सर सोइल में एग्रोन कितना परसेंट होता है? एग्रोन मींस आर्गन, 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 आर्गन। सोइल के अंदर आर्गन जो है वो परसेंट में होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन का कंफर्मेशन नहीं है कितना परसेंट है, ठीक है, लेकिन आर्गन होता है। सोइल इन्वायरमेंट जो है एज इट इज होता है किसकी तरह, आपके एरियल इन्वायरमेंट की तरह, एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन है केवल एक गैस CO2 का, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है ना। इफेक्टिव रेनफॉल की हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि इसके कौन कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। डिमांड बेसिस EQ2 यानी इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। डिमांड बेसिस पे ET प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लस स्पेशल ऑपरेशन प्लस रिमूवल ऑफ साल्ट। रिमूवल ऑफ साल्ट जो है वो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि वहां की सोइल कंडीशन कैसी है उस पर। पैलेट एप्लीकेशन क्या होता है? पैलेट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको जब फर्टिलाइजर पढ़ाए थे, तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का बताया था मैंने, बताओ? एक ग्रेनुलर होता है और एक पैलेट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 से 10 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर है। किसकी? कंजप्टिव, CONSUMPTIVE, कंजप्टिव यूज। मैंने पूछा है पैलेट में और ग्रेनुलर में। तुक्का नहीं देना है। ग्रेन्स की तरह होते हैं, तो 1 mm की साइज के। हाँ बता बता। 2 to 8 mm। और पैलेट जो है वो याद रखना ग्रेनुलर से थोड़े बड़े होते हैं, ये चीज याद रखना है। 2 to 8 सेंटीमीटर जो है उनकी साइज होती है, ठीक है। सोर्स बेसिस और डिमांड बेसिस। सुना मतलब एक्सटेंशन में ऐसा कहा गया है कि जो सुनता है उसे मतलब सुनना, इफेक्टिवनेस जो है वो सुनने से ज्यादा आती है, और सुनने के लिए ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं होता है। कान जो है बड़े अदृश्य तरीके से सुनते हैं, पता नहीं लग पाता है। मैं सुन रहा हूं, आप बोलो। अच्छा अच्छा, लिखा?
किसी को कोई वर्ड में कंफ्यूजन यहाँ पे? हाँ हाँ, आराम से आराम से लिखो लिखो। ये एसओ का मतलब क्या है? एसओ स्पेशल। तबीयत बढ़िया? चलिए ये भी लिख लीजिए। यहां से मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी संडे को टेस्ट होगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और ठीक, हाँ क्या हुआ भाई? इरिगेशन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन लिख लेना पहले, एक बार लिखो इसको। देखो मोस्टली क्वेश्चन जो है या तो यहाँ पर दिया जाता है ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, है ना? लेकिन ये कैसे आई है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी हो सकता है, विच वन इज राइट, ऑल ऑफ दी अबव, है ना? तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो समझने से होगी, बाकी लिखने से नहीं होगी। हाँ लिखा? हाँ लिखो लिखो। इरिगेशन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ टोटल वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप, मतलब वाटर एक्सक्लूडेड, किस किस को हमें अलग करना है कि इफेक्टिव रेनफॉल और स्पेशल सोइल प्रोफाइल कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आपसे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैसे निकालना है, इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे निकालना है, अगर आता है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक डेफिनेशन लिख लो इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। आईआर का मतलब क्या होता है? इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, लिख लेना इरिगेशन रिक्वायरमेंट, अमाउंट ऑफ टोटल वाटर which is required for a crop plants excluded effective rainfall and soil profile contribution, ठीक है? फिर आगे लिखना वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है? फर्स्ट लिख लेना शुगर केन की, शुगर केन की है 1500 से 2500, राइस की है 900 से,
PG सोयाबीन की कितनी होती है 500 650 mm, ठीक है। सोरगम एंड 650 है सोयाबीन की। जो भी लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में अगर ये हो तो इसको टिक करना है, गलत होगा तो देखा जाएगा, मतलब रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है। ये चीज है। कभी याद हुई है आपको व्हाट रिक्वायरमेंट? 2-3 सारी याद करेंगे अभी ना। हाँ, वोटर रिक्वायरमेंट आ जाए। एक बार इसको लिखिए फिर हम समझते हैं। सर राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं आएगी क्या 2024? भाई ये सब अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। ऑल बीन्स 250 से 300, इसका थोड़ा सा 500 करना है इसको, है ना, 250 से 500 mm। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑल बीन्स, जितनी भी बीन्स है, जितनी भी पल्सेस है, ठीक है, उनकी आप में से मुझे कोई बता सकता है? जस्ट लिखते जाओ और बताते जाना। ये 1500 से 2500 mm का मतलब क्या है? मतलब केवल इतना mm वाटर चाहिए, 1500 से 2500 mm। 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं ना, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हेक्टेयर mm। हेक्टेयर mm यानी 1 हेक्टेयर में अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो कितना में देना होगा? 1500 से 2500 mm देना होगा। 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना लीटर वाटर होता है? पहले लिखो तुम इसको, हम बात करेंगे इस पे भी। वेरी गुड, 10 की पावर 4 लीटर वाटर होता है, ठीक है। वो क्यों होता है उस पर भी हम आएंगे। यहां तक लिखा आप लोगों ने? देखो इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपका उस इक्वेशन से क्लियर है। कैसे याद रखना है एक बार देख लीजिए। शुगर केन, शुगर केन आपने देखा होगा, जब भी आप मार्केट में जाते होंगे तो 15 रुपए का भी शुगर केन मिलता है और 25 रुपए का भी। 15 रुपए का तो क्या मिलता है? शुगर केन मिलता है। लेकिन जो शुगर है वो कितने रुपए केजी मिलती है? 25 रुपए केजी। पहले वाली दो चीजें तो आपको हमेशा याद होगी, ठीक है। शुगर केन का इतना होता है और राइस का इतना होता है। राइस में एक जगह कहीं कहीं आपको 1200 दे रखा है, वो 1200 सही नहीं है, आपको कितना याद रखना है? 900 से 2500 mm याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है कॉटन। कॉटन की बात करते हैं तो 700 से 1300 mm होता है, ठीक है। आरजे 13 जो है वो कहाँ के हैं? आरजे 13 कहाँ के? गंगानगर या हनुमानगढ़? कहाँ के? गंगानगर के हैं। सबसे ज्यादा कॉटन अगर हम बात करें राजस्थान की, कहाँ होती है? गंगानगर में होती है। और वहां के किसान 7 बजे चले जाते हैं किसको लगाने के लिए? कॉटन को लगाने के लिए। तो 700 से 1300 किसका है? कॉटन का।
चीज क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मैच के बारे में। किसके बारे में? मैच के बारे में। मैच जो है 5 बजे स्टार्ट हुआ और 8 बजे खत्म हो गया। ये तो बात होगी सर अपने अकॉर्डिंग जो है ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे भी याद करके क्या करना है, इसको याद रखना है। मैच का कितना होता है? 500 से 800। मैच का कितना है? 500 से 800। पोटेटो और ग्राउंडनट, पोटेटो और ग्राउंडनट की कितनी है? 500 से 700। 500 से 700। पीजी की अगर मैं बात करता हूं, पीजी की अगर मैं बात करता हूं तो पीजी को हम कैसे लिखते हैं? पी और जी लिखते हैं। पी से क्या होता है? 5 होते हैं। पी से क्या होता है? 5 होते हैं। और पीजी में कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। 2 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 500 से 700 किसका है? पीजी का है। यानी किस किस का? पोटेटो का और ग्राउंडनट का है। 500 से 700 किसका है? पोटेटो का, ग्राउंडनट का। जो कंफ्यूजन होता है या तो राइस के केस में होता है या कॉटन। कॉटन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 700 से 1300। मेज का कितना है? 500 से 800। पीजी यानी पीजी, पी से क्या हो जाएगा? 5। 2 और जोड़ना है यानी 500 से 700। क्लियर है। इसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन का कितना है? 500 से 650। थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यदि वाटर रिक्वायरमेंट दी जाती है तो, वीट वाला जो क्वेश्चन है। और वीट के साथ कौन सा आपका? सोरगम। सोरगम और वीट का कितना होता है? 450 से 650 होता है। कितना होता है? 450 से 650 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 450 टू 650 किसका होता है? आपके वीट और सोरगम का होता है। टोबैको की बात करते हैं तो टोबैको का 400 से 600 होता है। मस्टर्ड का 250 से 300 होता है। पर्ल मिलेट का याद रखना है, लोवेस्ट होता है। कितना होता है? 150 टू 200 होता है। और जितनी भी आपकी बीन्स है उसका कितना होता है? 250 टू 500। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना है, राइस और शुगर केन में आता है तो पूरी दुनिया इसको राइट कर देती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें कॉटन पर जाकर, ठीक है। तो कॉटन कहाँ होती है? गंगानगर में होती है। गंगानगर का क्या है? आरजे 13 है। हनुमानगढ़ का आरजे 31 है। लेकिन हमें कहाँ की बात करनी है? गंगानगर की। 13 सुबह 7 बजे चले जाते हैं, 7 बजे से जो भी आपको याद रहे। मेज का 500 से 800। पीजी यानी 500 से 700। पीजी के बाद क्या है? सोयाबीन यानी 500 से 650। लेकिन आपको जो है सोरगम और वीट का तो ऊपर याद रखना है। कितना है? 450 से 650 है। टोबैको का कितना होता है? 400 से 600। गांव में देखा होगा कि सुबह 4 बजे जो अपने बुजुर्ग लोग हैं वो उठ जाते हैं और क्या स्टार्ट कर देते हैं? टोबैको यानी तंबाकू पीना स्टार्ट कर देते हैं। और कितनी बजे तक पीते हैं? 6 बजे तक पीते हैं, ठीक है। 2 घंटे लगातार पीते हैं, ठीक है। 400 से 600। मस्टर्ड का कितना है? 250 से 300। ऐसे याद रख लो कि मस्टर्ड के अंदर जो है ऑयल कंटेंट वैसे तो ज्यादा होता है, लेकिन हमें याद रखना है कितना होगा? 25 से 30% होता है। आपके मस्तिष्क की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इनको किस तरीके से याद रखते हो। पर्ल मीट का पूछा जा सकता है 15 से 20, ठीक। उसके बाद में जितनी भी बीन्स है उसका कितना है? 250 से 500 ml है, ठीक है। आज की इस क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ये हेक्टेयर एमएम का मतलब कितना होता है, 2 हेक्टेयर एमएम में कितना होता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर मीटर में कितना होता है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं वापस। ओके, थैंक यू।